ले दे के मैडम को एक पॉडकास्ट ही मिलता है ना। आपको मैडम को वैसे कहीं पे भी कोई शो नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं मिल रहा है, तो एक खाली खाली बैठे हुए एक पॉडकास्ट जरूर कर लेते हैं। इनके डेली व्लॉग पिछले 4 साल से आ रहे हैं और वो भी ट्रिप्लिकेट में, यानी 3-3 बार आप इनकी लाइफ देखते हैं। और जैसा कि ये बोलते हैं कि हम अपनी जिंदगी की सब चीजें दिखाते हैं, कुछ भी ऐसा छुपाते नहीं है। ऐसे लाइव टेलीकास्ट में अब ऐसा कौन सी चीज रह जाती है जो अब तक लोगों को नहीं पता है। लोग बाग क्यों करके पॉडकास्ट देखने के लिए जाए जब आपने वो ही सारी बातें करनी है जो कि आपके व्लॉग में है। पर क्या है कि आदमी जब झूठ बोलता है ना कहीं पकड़ा जाता है। और कितनी बार झूठ बोलेगा, पहले वाला झूठ याद नहीं रहता, इसलिए एक नया झूठ आ जाता है। और ऐसा ही मैडम ने, जनाब ने यहाँ पे पॉडकास्ट में किया है। बल्कि ये कहना चाहिए मैडम ने किया है, क्योंकि मैडम जनाब को बोलने ही कहाँ देती हैं। ऐसा लग रहा था मैडम पॉडकास्ट देने आई है और जनाब इनके साथ में लग कर आए हैं। लक्कर आने का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जनाब जहाँ पे भी जाते हैं उनके साथ में निक्कू लक्कर चला जाता है, और मैडम जहाँ पे भी जाती हैं उनके साथ में डी दादा लक्कर चले जाते हैं। यानी कि वो हिस्सा जो तुम्हारे साथ साथ तो रहता है लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं होती। इस पॉडकास्ट की कोई और असलियत हो या ना हो, लेकिन ये तो असलियत है कि मैडम ने यहाँ पे मान लिया कि उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया था। और जनाब कुछ नहीं बोल रहे हैं तो आप उनकी हामी समझ सकते हैं, जबकि इससे पहले कभी भी इन्होंने इस तरह की बातें नहीं की। उसके बाद में शादी के लिए कैसे घर वाले राजी हुए, जनाब कितना पैम्पर करते हैं अपनी वाइफ को, जनाब ने आज तक कितने सरप्राइज दिए। और जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि मैडम की डब्बा से रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग है। मैडम ने अपनी खतरनाक बीमारी का कैसे सामना किया, कौन रूठता है और कौन पहले मनाता है और कौन पहले सॉरी बोलता है, और भी कुछ बला बला ऐसे सवाल जिनके बारे में आप लोग पहले से ही बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन उनमें जनाब ने, मैडम ने किस तरह अपने झूठ का तड़का डाला और उसके बाद में उसको किस तरीके से सबके सामने पेश किया, यही है रश्मि का पॉडकास्ट। तो चलिए एक एक करके सारा डिकोड करते हैं, कितना झूठ बोला, अब लाइफ का कौन सा ऐसा हिस्सा रह गया है जो कि नया खुल के सामने आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। चलिए थोड़ा परिचय दे देते हैं कि कैसे करके ये पॉडकास्ट अरेंज हुआ और कौन कर रहा है और उसकी खासियत क्या है। रश्मि इनकी को स्टार रही है और इनके साथ में कुछ प्रोग्राम्स में भी काम किया है और कुछ शो में भी। रश्मि बिग बॉस में भी जा चुकी है। रश्मि देसाई को बताने की जरूरत नहीं है, रश्मि देसाई को बहुत अच्छी तरह जाना जाता है। रश्मि देसाई आज भी इंडस्ट्री के अंदर रिलेवेंट है, जबकि जनाब और मैडम कब के आउट हो चुके हैं। अब क्या है कि हर स्टार को, हर एक किसी को अपना अपना पॉडकास्ट बनाने की आजकल पता नहीं क्या चल चढ़ रही है। भाई जब तुम्हारे अंदर खासियत नहीं है, तुम कुछ होमवर्क करने को तैयार नहीं हो, तुम पका पकाया खाना चाहते हो, तो कहां से तुम्हारे पॉडकास्ट में कंटेंट आएगा। पॉडकास्ट एक विधा है, एक स्टाइल है पत्रकारिता का। मतलब जर्नलिज्म में एक तरीका है कि आप लोगों का पॉडकास्ट यानी कि इंटरव्यू लीजिए और उनकी जिंदगी के अनसुलझे सवालों के बारे में उनसे पूछिए, जो सच आज तक लोगों के सामने नहीं आ पाया, या फिर किस तरीके से उन्होंने कौन सा काम किया, उसके पीछे क्या राज था, ये सारी चीजें बाहर आ सकें, इस बात के लिए लोग पॉडकास्ट बनाते हैं। मैं कहूंगा कि वैसे तो कई पॉडकास्टर हैं जो बहुत अच्छा पॉडकास्ट बनाते हैं, लेकिन एक की बात करेंगे, सिद्धार्थ कनन की। वो जो पॉडकास्ट बनाता है, वो पॉडकास्ट तो भाई उसका बड़ा लंबा लंबा होता है, 2-2 घंटे का होता है, बट वो जिसके बारे में भी बात करता है उसका पूरा होमवर्क करता है और उसकी लाइफ के जितने भी अनसुलझे सवाल होते हैं या कंट्रोवर्शियल पॉइंट होते हैं, तो उसकी लाइफ के इस तरह के सारे पॉइंट इस तरीके से परत दर परत खोल कर रख देता है, जैसे प्याज के छिलके उतार देते हैं ना, तो इस तरीके से वो एक एक निकाल कर सामने रख देता है। और आपको सुनने के बाद में कुछ लगता है कि यहाँ कुछ डिफरेंट मिला, या हमने अपने किरदार को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझा है। पर आजकल पॉडकास्ट के नाम पर चापलूसी ज्यादा हो गई है। किसी भी तरीके से एक सेलिब्रिटी को लाइए, उसकी थोड़ी चापलूसी कीजिए और उसकी चापलूसी से ही उसकी इमेज को क्लियर कीजिए और उसके बाद में उसका पॉडकास्ट अपलोड कर दीजिए, तो सेलिब्रिटी का नाम चलेगा, उसका भी नाम चलेगा और दोनों मिलके एक दूसरे की मदद करते हुए अच्छे खासे व्यूअर लेंगे और इस तरीके से कमाई होगी। ये धंधा बन चुका है आज की डेट में पॉडकास्टर्स का। और रश्मि देसाई उससे कोई अलग नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जो अभी तक मैडम ने पॉडकास्ट दिए हैं उसी का एक अगली कड़ी है।
या ये कह लीजिए इमेज को क्लियर करने का और वही घिसी पिटी बातें को दोबारा से दोहराने का एक और पॉडकास्ट आ गया है। सच पूछो तो अगर आप पॉडकास्ट ऐसे ही करके सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें तो कुछ नई बात आई नहीं, ये सारी तो हम इनके व्लॉग में देखते रहते हैं और वर्षों से इनको जानते ही हैं, तो ये सब चीजें तो इनकी जिंदगी में हुई है। जनाब की, मैडम की ओवर एक्टिंग कौन नहीं जानता, मैडम की भयानक सी हंसी और हंसते हंसते मतलब सारी बातें टाल देना, उसको सहज ले लेना और उसी तरीके से जवाब देना, यही सब इस पॉडकास्ट में भी है। मैडम उसको बोलने कहाँ दे रही है, जनाब को बिल्कुल बोलने दे रही, सारा का सारा पॉडकास्ट खुद खा गई है। और ये कहना चाहिए कि जो पॉडकास्टर है उसको भी नहीं मौका मिल रहा अपनी इमेज, अपनी प्रतिभा दिखाने का। पहली बात तो उसमें कोई प्रतिभा है ही नहीं, इस तरह से मुंह उठा के बस आ जाते हैं और अपना पॉडकास्ट अपलोड कर देते हैं, कुछ पैसा मिल जाएगा क्योंकि खुद सेलिब्रिटी हैं, किसी सेलिब्रिटी को और पकड़ लाते हैं, बस यही धंधा चल पड़ा है। मैं तो कहूंगा ये धंधा नहीं है, ये स्कैम है, पूरा स्कैम। अरे भाई, जिसका पॉडकास्ट बना रहे हो जरा उसकी लाइफ को थोड़ा झांको तो सही, उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ है और उसकी लाइफ में क्या क्या कंट्रोवर्सी हुई है, या क्या ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो लोग अक्सर जो उनसे जानना चाहते हैं लेकिन अभी तक उनके सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। क्या जनाब और मैडम की जिंदगी में ऐसा कोई सवाल नहीं है? ऐसा पॉडकास्ट तो हमारे जनाब रोज बना लेते हैं, Q&A करने वाले आ जाते हैं, उस Q&A में होता ही क्या है, वही घिसे पिटे वही सवाल होते हैं, कुछ उनकी तारीफें होती हैं, कुछ उनके DKI के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, हर एक में एक सवाल, अब DKI का नया कब आ रहा है? क्या आपको नहीं लगता ये सब स्क्रिप्टेड रहता है? टोटल स्क्रिप्टेड रहता है। ऐसा ही जो है देसाई ने ये अपना पॉडकास्ट बनाया है। भारती ने भी मैडम और जनाब के साथ पूरी खाना पूर्ति करी थी, पर मैं ये कहूंगा अगर उसके स्तर की बात करें और इस पॉडकास्ट के स्तर की बात करें, भारती का पॉडकास्ट फिर भी बहुत कुछ अच्छा था। यानी उसमें कम से कम कुछ सवाल ऐसे थे कि जो थोड़ा टॉन्टिंग वे में पूछे गए थे, यानी वो इनके ऊपर कटाक्ष किए गए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है इसके पॉडकास्ट में। तो भाई क्यों करके लोगों का टाइम बर्बाद करने के लिए आ जाते हो? पहले कुछ अध्ययन करो, कुछ सीखो कि कैसे पॉडकास्ट होने चाहिए और कैसे बनाने चाहिए और उसके लिए कैसे होमवर्क करना चाहिए और उसके बाद वो पॉडकास्ट लेकर आओ। और रश्मि देसाई ने अभी तक जो है 4-5 पॉडकास्ट बना लिए हैं ऑलरेडी। जो उसकी रील आई थी, यानी कि वो इसका ट्रेलर आया था, उसमें उसने गौहर के ऊपर भी बनाया है और भी कई सेलिब्रिटीज पे बनाया है, लेकिन सबसे पहले जो लॉन्च हुआ है वो मैडम और जनाब का लॉन्च हुआ है। और जिस तरह से रश्मि ने पहला सवाल पूछा अपना, तो वो जिस तरीके से पूछा उससे कुछ लगा कि ये इंटरव्यू इनका अच्छा होगा, कम से कम कुछ देखने को मिलेगा, कुछ समझने को मिलेगा। पहला सवाल था उसका कि ससुराल वाला सीरियल करते करते आपने तो ससुराल का रास्ता ही बना लिया। देखिए, ये कटाक्ष था, ये एक व्यंग था मैडम के ऊपर कि आप तो सीरियल करने आई थी और सीरियल में ही आपने जो हस्बैंड ढूंढ लिया, अपना किरदार ढूंढ लिया, अपनी जिंदगी ढूंढ ली, ससुराल दिखाते दिखाते अपने लिए भी एक ससुराल तलाश कर लिया। रश्मि को पूछना तो ये चाहिए था कि जब आपके पास ऑलरेडी एक ससुराल था और एक ससुराल में आप काम कर रही थी, तो आपने ये तीसरा ससुराल क्यों ढूंढ लिया? फिर हम समझते कि कैसे करके जनाब और मैडम उसका जवाब देते। अब जनाब तो वहां पे सिर्फ चुप बैठने के लिए गए थे, मैडम ने उसका जवाब दिया और मैडम का जवाब ये था कि जब हम वो सीरियल कर रहे थे तो एक दूसरे के नजदीक आते चले गए और हमें पता ही नहीं चला। मैडम, आपको ये तो पता था कि आप शादीशुदा थी या नहीं थी, आपका कोई हस्बैंड है या नहीं है, आपको इस सीरियल में काम दिलाने वाला आपका देवर था या कोई ऐसी राह चलता आदमी था? अरे भाई, जब तुम्हारे पास घर में सब कुछ है और उसके बाद में भी तुम मार्केट में जाओ फालतू में उस चीज को खरीदने के लिए, तो लोग बाग क्या कहेंगे? जो पहले शादी की थी वो भी अपनी मर्जी से की थी, वो भी इंटर रिलीजन हुई थी, तब भी ये बात आई थी कि उनके माँ बापों ने कैसे एक्सेप्ट किया, तब भी माँ बापों ने इनकी बात मानकर उससे शादी करी थी। और मैडम ने वो शादी भी ऐसी नहीं की थी, एक लंबे रिलेशन के बाद में की थी और उसके बाद में ना तो आज तक मैडम जो सही जायज रीजन बता सकी कि क्यों करके उन्होंने पहली शादी तोड़ी या क्या क्या परेशानियां थी उनको उस शादी में। आज तक खुलकर इस बारे में कोई ऐसी बात बता ही नहीं सकी। जो कुछ बताया उस पर कौन यकीन करेगा कि कपड़े मेरे को ठीक से नहीं पहनने देते थे, यानी मेरी मर्जी के कपड़े नहीं पहनने देते थे। मतलब वहां पर जाके मैडम ये आरोप लगाती है कि बहुत ज्यादा वेस्टर्न और आधे कपड़ों वाली ड्रेस, ये सब मैडम को पसंद नहीं था और उनका खाना पीना इनको पसंद नहीं था। मैडम, क्या आप पैदाइशी ऐसी हुई थी कि चिकन मटन ये सब खाते खाते पैदा हुई थी क्या, जो दूसरी वाली शादी का खाना पीना आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं कर सका? क्यों मैडम झूठ बोलती हैं? इतनी सारी वेस्टर्न ड्रेस है इन्होंने बाद में भी पहनी है जब ये रिलेशन इन्होंने ब्रेक कर दिया। मैडम का गोवा का टूर, यानी शादी, एक शादी छोड़ने से पहले और एक शादी में आने के
बात। और किसी को यही जानना है तो मैडम के इंस्टा अकाउंट देख लीजिए, पुराने इतने सारे ऐसे फोटोग्राफ मिल जाएंगे जिनमें आपको लगेगा कि ये किस तरह की ड्रेस है मैडम ने पहनी हुई है। तो मैडम के बहाने, मैडम की बातें, वो सब एक ऐसे ही होती हैं कि जिनके कोई सिर पैर नहीं होते। चाहे वो मैडम का खाना पीना हो या मैडम की हेल्थ की बातें हो, ये सारी की सारी ऐसी है कि आपके गले नहीं उतरेंगी। चलिए कम से कम यहाँ एक्सेप्ट तो किया कि मैं पहली वाली मैरिज में चलते चलते मेरा दिल आ गया था और हम इतने नजदीक आ गए थे। और उसके बाद में ये एहसास हुआ कि जब ये सीरियल से चले गए और जब हमारे में दूरियां बन गई, तब हमें एहसास हुआ कि हम एक दूसरे से कितने कनेक्टेड हैं और हम एक दूसरे को कितना मिस करते हैं। मैडम, जब आपका लवी टवी बहुत ही अच्छा चल रहा था तो फिर पहले तो ये तो बताना चाहिए था कि जनाब क्यों करके बाहर चले गए, क्यों करके जनाब को वहां से निकाल दिया गया। तो रश्मि ने सवाल पूछा था कि कई तरह के काम करने के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है जिसमें लिखना पड़ता है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, आप अपने को स्टार के साथ में कोई लव अफेयर वगैरह नहीं करेंगे, आप इन बिटवीन मैरिज या ये सब चीजें नहीं कर सकते। और जनाब और मैडम ने साफ झूठ बोल दिया, नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं था, मतलब हमें तो आजादी थी, हमसे तो कहा गया था कि नहीं, तुम शादीशुदा हो तब भी तुम लव अफेयर कर लो, तब भी तुम किसी को फंसा लो, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चाहो तो तुम कर सकते हो। जनाब भी बोले, नहीं नहीं, हमारे साथ कभी भी कोई ऐसा क्लॉज नहीं रहा। क्यों किसी दूसरी इंडस्ट्री में काम करते हो जनाब? रश्मि इसी इंडस्ट्री की बात करी है, जिस इंडस्ट्री में तुम काम करके आए हो उसी इंडस्ट्री से वो काम करती है। तो जब उसको पता है, उसने ये सब क्लॉज साइन किए हैं, तो तुमको क्यों नहीं मिला? एक सीरियल में नहीं मिला तो दूसरे सीरियल में नहीं मिला, तीसरे सीरियल में नहीं मिला, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए भाई, सबको अपना प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आता है, तो इसलिए एग्रीमेंट की कॉपी में तो जितनी ज्यादा शर्तें डाली जा सकती हैं वो डालने की कोशिश करते हैं, जिससे वो सिक्योर हो सके कि उनका जो प्रोग्राम है ये निर्बाध रूप से, यानी बिना रुके टुके ये चलेगा और बिना विवादों के चलेगा। भाई आखिर किसी का उसमें बहुत सारा पैसा लगा होता है, तो ये कहने में क्या शर्म थी कि हमारा इसी क्लॉज की वजह से हमको सीरियल से बाहर निकाल दिया गया? तो आप ही बताइए, जो मेन कैरेक्टर होता है उसको कौन सीरियल से बाहर निकालता है भाई? जब तक कि कोई ऐसी मजबूरी ना आन पड़े। तो जनाब को वहां से निकाला गया था। और वैसे भी जनाब जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, वैसे भी किसी सीरियल में देख लो, जनाब का चेहरा बिल्कुल सपाट रहता है, एक्टिंग आसपास भी नहीं दिखाई देती है। अब ऐसे में इन्हें निकाला जाएगा कि नहीं? और दूसरा ये बताया गया है कि सेट के ऊपर ये इतने ज्यादा एक दूसरे के साथ में मशगूल रहते थे कि इनको बुलाना पड़ता था, और इनकी जो प्राइवेसी वाले मोमेंट होते थे इसमें लोग बाग जो है ना घुसना पसंद नहीं करते थे। जनाब ने लगभग 1.5 साल किया, और इस 1.5 साल के बीच में एक रमजान आए, और उस रमजान का एक हमने छोटा सा व्लॉग देखा जिसमें मैडम अपने को स्टार यानी अपनी जो सो कॉल्ड बहनें थी इनकी, उनके साथ में बात कर रही है कि हमें तो बहुत मजा आता है कि रमजान होता है तो बहुत कुछ खाने को मिलता है और मजे आते हैं हमें। भाई ठीक है, ये सारा दिन रमजान रखते हैं और हमें खाने को मिलता है। और मैडम को 1 साल के बाद में अगले साल बिल्कुल भी मौका नहीं मिला, क्योंकि 1 साल में इन्होंने वो कांड करके दिखा दिए कि आखिरकार डायरेक्टर को इनको निकालना ही पड़ा। आप अगर इनका पॉडकास्ट देखें और जब इसने ये सवाल पूछा है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट डाला जाता है जो मैंने अभी बताया, तो मैडम का क्या होता है कि मैडम को जब जवाब नहीं देना होता है और वो कहीं ना कहीं उनको झूठ ये इसका सहारा लेना है, तो मैडम बहुत जोर से हंसती हैं और लगातार हंसती हैं। ऐसे कि रश्मि ने चुटकुला सुना दिया था जिसके ऊपर मैडम ने इतनी जोर से और वो भी इतनी देर तक हंसती रही, और जनाब बिल्कुल खिसियाने तरीके से मैडम को ही देखते रहे। दोनों की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि ये जो सवाल का आप जवाब देने वाले हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। दूसरा पॉडकास्ट चल रहा है और इस पॉडकास्ट के बीच में जनाब बार बार चाय उठा के पी रहे हैं, ये कॉफी व्हाटएवर जो ड्रिंक दिया गया उन्हें, तो साफ दिखाई दे रहा है। जनाब की सक पकाहट को बिल्कुल साफ पहचाना जा सकता है। ना मैडम पी रही है ना रश्मि पी रही है, मतलब बाकी सब कप रखे हैं, और लेकिन जनाब जो है बार बार बिना मतलब के उसको उठाते हैं, अपने होंठों से लगाते हैं। देखिए पॉडकास्ट वो बना रही है, कंट्रोल वो करेगी, सवाल वो पूछेगी, ये जवाब देंगे। जितना सवाल पूछा गया है उतना सवाल का जवाब देके चुप हो जाना चाहिए और नेक्स्ट सवाल पे जाना चाहिए। लेकिन यहाँ जनाब ने एक और नई बात छेड़ दी कि हमारा जो कांटेक्ट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ गानों की वजह से हुआ है। अब मैडम को तो लाइन मिल गई। अब मैडम जो शुरू हो गई कि ये क्या होता था कि ये मुझे गाने में कुछ मेरे से कहते थे और मैं फिर सोचती थी और उसका जवाब देती थी, पर जवाब जो देती थी वो गाने में ही देती थी, यानी कि गानों की अंताक्षरी खेला करते थे सवाल जवाब के रूप में एक दूसरे से बात करने के लिए। हाउ यू आर एक्सपर्ट, वाओ कितनी जबरदस्त आपकी पावर है, गानों पर कितना कंट्रोल है कि एक दूसरे से बात करने के लिए गानों का सहारा लिया जाता था।
भाई वाह, क्या प्यार था, क्या अटैचमेंट था। और देखिए, जब ये सब था, उसके बाद में जब इसने पूछा कि वो एक गाना वो बताओ जो तो आपको टच कर गया हो या आपको याद हो अभी तक भी, जो आपको मेस्मराइजिंग कर गया हो। भाई वो याद नहीं, दोनों में से किसी को याद नहीं। भाई ये तो मैडम तो खैर है ही, मैडम तो जब इनको जब ऐसा बोलना होता है बोल देती हैं भूल गए, याद नहीं है। और वैसे भी मैडम ने तो अभी अभी कहा था बीमारी के बाद में इनके साथ में यही सब चल रहा है, डब्बा के साथ में यही सब चल रहा है। असल बात यह है कि जहां आप कंफर्टेबल ना हो वहां आप बोल दो कि आप तो भूल गए, आपको याद नहीं है। बट ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों के दोनों भूल गए? भाई आज मैं बता रहा हूं कि जब पहला हमारा रिलेशन हुआ था, वाइफ की बात कर रहा हूं मैं, इट वॉज अरेंज मैरिज। लेकिन जैसे ही जब रिलेशन हो गया था तो मैंने एक फर्स्ट लेटर लिखा था। भाई उस टाइम में ये सब व्हाट्सअप व्हाट्सअप ये सब नहीं चलते थे, तो लेटर लिखा था छोटा सा। उस लेटर में क्या लिखा था वो आज तक याद है। उसके बाद में एज ए गिफ्ट कैसेट्स भेजी थी, गाने को टेप करा के। वो गाने वो मेरे अपने पसंद के थे और मुझे आज तक याद है कि वो गाने कौन से थे। यार ये कैसे भूल सकते हैं? मान लीजिए चलो मैडम को थोड़ा सा याद नहीं, और वो भी जो आपके दिल को छू जाए, जिसकी वजह से आप दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, और जनाब को भी याद नहीं है। वाओ, कितनी बढ़िया चीज थी, कितने बढ़िया इन्होंने अंताक्षरी खेली। एक तो बिल्कुल यूनिक तरीका दिखाते हैं, ये भी हमने देखो इस तरह का तरीका अपनाया था अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने का। फिर जब इनसे पूछा जाता है उसके बारे में तो फिर बम निकल आता है। मैडम आगे से कहीं पॉडकास्ट देने जाओ तो एक तो ये बिल्कुल मत बोलना कि मैं भूल गई, मुझे याद नहीं है, बिल्कुल मत बोलना। और अगर अपने किसी पास्ट का जिक्र करो तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करना और पूरे सबूतों के साथ करना। अब ये सबूतों की क्या बात है, इसकी भी बात करते हैं। मैडम बिग बॉस में गई थी और मैडम जितने टाइम में बिग बॉस में रही तो जनाब अकेले थे। भाई इतना ज्यादा प्यार करने वाला आदमी अब क्या करता? वैसे भी खाली रहता है ये आदमी घर में, और इस खाली आदमी ने उस टाइम में डायरी लिखी थी। और डायरी में क्या लिखा था? पॉइंट टू पॉइंट, मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे बिना, और मैं तुम्हारे बिना मैं अब क्या महसूस कर रहा हूँ, और तुम्हारे बिना मैंने चिकन खाया, और तुम्हारे बिना मैंने चाय पी, और रात को 3:30 बजे मुझे चाय पीनी थी और मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। अगर तुम होती तो मुझे चाय मिलती। तुम कहाँ हो? तुम कहाँ चली गई हो? मुझे चाय नहीं मिल रही है। तो जनाब ने अपनी प्यार मोहब्बत सब उन डायरी में लिख दी, और रोज लिखते थे। जनाब का कहना रोज लिखते थे, और उसके बाद में वो डायरी आज तक कभी बाहर नहीं आई। मैडम ने अपनी पुरानी एक डायरी खोज ली कि ओहो, मैं तो कविताओं का शौक था, मुझे मुझे पोएट्री का शौक था। देखो ये वाली पोएट्री है, ये मैंने लिखी थी, ये उस सन में लिखी थी, तब लिखी थी। और वो किसी दूसरे से चुराई हुई पोएट्री वो वहां पे पूरी की पूरी अपने व्लॉग में बता दी। और जब मैडम ट्रोल हुई कि भैया ये तो कब छपी थी, ये उसने कही थी, ये वहां पे छपी थी, इस डेट को छपी थी, मैडम ने इस डेट को डाली थी, तो ये सब करते करते मैडम ने उसके बाद में लिखना छोड़ दिया। जबकि ये था कि मैडम अब लिखा करेंगी, पहले इनको बहुत अच्छी आदत थी, बहुत अच्छी कविताएं लिखी थी, और फिर सब गायब हो गए। भाई चोरी और प्रतिभा ये कहाँ से छुपती हैं? किसी में अच्छी प्रतिभा होगी तो वो बाहर निकल कर आएगी, और किसी को चोरी करने की आदत होगी तो वो पकड़ी जाएगी। क्यों मैडम, पकड़े गए ना? चलो जनाब की चोरी भी थोड़ी सी पकड़ लेते हैं। तो जनाब ने ये जो 3 महीने की स्टोरी थी एक डायरी में लिखी, वो आज तक दिखाई नहीं, वो दिखानी चाहिए। ये तो मोहब्बत का बहुत बड़ा मुजस्समा बन जाएगा। मैडम ताजमहल देखने गई थी और जनाब ताजमहल देखने गए थे, मोहब्बत का मकबरा देखने गए थे, क्यों जिक्र नहीं किया इस बात का? कभी तो दिखा दो उस डायरी को। अब असलियत क्या थी? ये तो झूठ था। असलियत क्या थी वो मैं बताता हूँ। जिन दिनों मैडम 3 महीने के लिए बाहर रही थी तो जनाब अपने एक को स्टार के साथ में खूब अच्छी तरह से पींगे बढ़ाते हुए पकड़े गए थे। यहाँ तक कि कई सारी फोटो पोस्ट हुई थी जो उसने ही की थी कि रात को 3:30 बजे उसी की फ्लैट की बालकोनी में जनाब जो है वहां पे चाय पी रहे हैं, जब मैडम है नहीं। और उसके बाद में रात को 2-2 3-3 बजे उसके घर पे जाना, उसके साथ में टाइम बिताना, इस सबको क्या कहेंगे? और ये सारी बात मैडम को पता थी, और ये सब जैसे ही पता लगी, जब बाहर आने के बाद पता लगी, मैडम ने सबसे पहले इसी चीज का पत्ता काटा। और यही वजह है कि जनाब का अगर कार्यक्रम हो, आई मीन कोई शो चल रहा हो, मैडम वहां भाग भाग कर जाती हैं, कहीं जनाब जो है फिर दोबारा से कहीं और उलझ ना जाए। जनाब ठहरे दिल फेंक इंसान, ना जाने कब किस पे दिल आ जाए पता नहीं भाई। तो भाई अपनी असलियतों को कहां कहां तक छुपाओगे और भर भर के झूठ बोलो, लेकिन लोग जिन जो आपके बारे में जानते हैं इन व्लॉग्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू और आने वाली स्टोरीज के थ्रू, वो सब पहचानते हैं और याद भी रखते हैं। तुम्हारी याददाश्त कमजोर है लेकिन लोगों की नहीं है।
आप सोच लीजिए, जब अपनी मोहब्बत की बातों पे दोनों के दोनों इस तरह से ब्लैंक हैं, जैसे किसी और के बारे में बात हो रही हो। जैसे डब्बा अपनी लव स्टोरी का बहुत बखान करती है, लेकिन जैसे ही उससे पूछ लो अपनी लव स्टोरी सुनाओ, तो वो हक्की बक्की हो जाती है। यही हाल जनाब और मैडम का भी है। अब इसके बाद में बात आती है कि मैडम भूलने की बीमारी में ये बोल रही, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता, मुझे अपनी एनिवर्सरी याद नहीं रहती, लेकिन इनको सब याद रहती है, इनको सारी डेट्स याद रहती हैं। भैया ये उल्टा किस्सा कहाँ से ले लिया? आदमियों को याद नहीं रहता, आदमी इसी मामले में फंस जाते हैं और पेनल्टी पे करते हैं अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को भूलने के लिए कि भाई मैं भूल गया, सॉरी सॉरी सॉरी। अब उसके लिए भारी पेनल्टी पे करनी पड़ती है। यहाँ पे उल्टा दिखाई देता है, क्योंकि मैडम के साथ में तो सारी चीज उल्टी, मैदा सही और आटा गलत। इसके बाद में उसे तुरंत ही उसने कहा कि तो फिर ये आपको कुछ पैम्पर भी करते हैं कि नहीं करते हैं? आपने तो कहा हाँ करते हैं, बोलो ना हाँ। और मैडम जो अपनी सोच में चली गई, और मैडम ने जब ये बोला, जनाब ने हाँ बोला, उससे पहले मैडम ने भी हाँ बोला, लेकिन वो हाँ कुछ इस तरह से बोला खींच कर, याद करते हुए, क्योंकि मैडम को सिर्फ दो इंसिडेंट याद आते हैं। एक कार वाला इंसिडेंट याद आता है जब गुब्बारे भर दिए थे इनके बर्थडे पे, और वो फूल पेटल्स वाला याद आता है कि जब रास्ते में इनके घर पे आते हुए वो फूल पेटल्स डाल दिए थे। उसके अलावा मैडम को कभी भी पैम्पर किया हो, ये ना उन्हें याद है, ना ही किया है, ना हमें याद है, नहीं आप में से किसी को याद होगा। अब ये तो हमेशा ये आदमी बदनाम रहा इस बात के लिए कि वो इसके लिए इतना करती है। जब भी इसका बर्थडे आता है 8, 9, 10 दिन पहले उसका काउंटडाउन शुरू कर देती है। ये क्या करता है, ये उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके व्लॉग सारे सारे गवाह हैं। यहाँ उल्टी है बिल्कुल, जो इन्होंने कहा वहां पे उसका उल्टा है। मैडम याद रखती हैं और उसको करती भी हैं, पैम्पर भी करती हैं, लेकिन जनाब उसके उलट में बिल्कुल भी नहीं करते। इवन देन अगर गिफ्ट देने की बात आ जाए बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, तो जनाब जो है बिल्कुल ऐसे लुंज पुंज रह जाते हैं, और मैडम जो है फटाफट ये सब काम कर देती है। तो जितना पॉडकास्ट बनाया है सब झूठ और उलट पुलट के बनाया है। चलिए अभी तो बहुत सारे पॉइंट रह गए हैं कवर करने के लिए कि इन्होंने कहाँ कहाँ ड्रामा किया, और क्या इनकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है, और क्या इनकी सच्चाई थी। कवर करेंगे अगले पॉडकास्ट में। अभी तक के पॉडकास्ट में इनकी इन ड्रामेबाजी, झूठ और फरेब के ऊपर आप लोग क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।